अर्चना, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन तुम्हारे पोता पोती तुम्हारे आसपास आकर बैठेंगे और कोई तुमसे कहानी सुनने की जिद करेगा तो कोई लोरी सुनाने के लिए कहेगा। तुम देखती रहना, तुम्हें तो इतना आदर सम्मान मिलेगा कि तुम अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली स्त्री समझोगी। और मैं यहीं इधर ही बैठा तुम्हें और तुम्हारे बेटा बहू पोते पोती को देखता रहूँगा। कहते हुए कमल प्रसाद जी अपनी पत्नी अर्चना से चुहलकदमी करते हुए उन्हें ढाढ़स बंधाते रहते, क्योंकि अर्चना जी हमेशा अपने बेटे के बारे में ही सोच सोचकर परेशान होती रहती कि वह उनके बुढ़ापे में उनका साथ देगा या अपनी ही दुनिया में मस्त रहेगा। क्योंकि उनका बेटा नमन इकलौता होने के कारण बहुत ही जिद्दी स्वभाव का हो गया था। अर्चना जी भी पुत्र मोह के कारण उसकी हर जिद को पूरा कर दिया करती थी। नमन को बचपन से ही विदेश में जाकर पढ़ाई करने का शौक था, इसलिए उसने अपने माँ पापा से विदेश जाने की जिद किया और वहीं सेटल हो गया और अपना परिवार वहीं बसा लिया। फिर एक दिन अचानक भारत वापस आकर दोनों बेटा बहू अर्चना जी से बदतमीजी से बात करते हुए कहने लगे। बहू बोली, माँ जी झूठ मत बोलिए, बाबूजी आपके बैंक में इतनी मोटी रकम छोड़ कर गए हैं, उसका क्या आप अचार डालेंगी इस उम्र में? वह सब निकाल कर हमें दे दीजिए। अर्चना जी कड़क लहजे में बहू की बात का जवाब देती हुई बोली, नहीं दूंगी तुम लोगों को मैं वह पैसे। उनका ऐसा कठोर जवाब सुनकर बहू ने गुस्से में अर्चना जी पर दांत पीसते हुए उन पर हाथ उठाने ही चली थी कि वृद्धाश्रम की मैनेजर महिमा जी ने उसका हाथ वहीं थाम लिया और खींचकर 2 तमाचे अर्चना जी की बहू के गाल पर जड़ दिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे वृद्धाश्रम में आकर हमारे ही परिवार के सदस्य पर उंगली उठाने की? बेटा भी अब अच्छा बनने का नाटक छोड़कर अपने रुद्र रूप में आकर बोला, आपको इससे क्या लेना देना है? ये बुढ़िया मेरी माँ है और मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूँगा इसके साथ। पैसे और मकान तो मैं अब इससे लेकर ही रहूँगा। तभी एक चटाक की आवाज़ से अर्चना जी का बेटा उनके पैरों में आकर गिर गया। बस यही औकात है तुम्हारी? ये अब तुम्हारी माँ नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। और अगर दोबारा अर्चना जी की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम निकलो अब यहाँ से, वरना एक माँ पर अत्याचार करने के जुर्म में मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर अर्चना जी वहीं धम्म से बैठ गई और फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोने लगी। तो आगे बढ़कर वृद्धाश्रम के मैनेजर महिमा जी ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और उनका ढाढ़स बंधाने लगी। आज कई साल बाद जब अपने बेटे को सामने देखा तो अर्चना जी अतीत में पहुंच गई। नमन उनका इकलौता बेटा कितनी मन्नत से उनकी गोद में आया था। शादी के 15 साल बाद माँ का लाडला था। वह माँ की एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। घर में पल भर माँ को न दिखने पर पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, लाडला होने की वजह से थोड़ा जिद्दी भी होता गया। पहले स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई करते करते अपने आप में मस्त होता गया। उधर कमल प्रसाद जी भी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए तो उन्होंने फूलों का बुके घुटनों के बल बैठकर अपनी पत्नी को देते हुए बोले, लीजिए मैडम, आज से यह बंदा आपकी सेवा में हमेशा के लिए हाजिर है। आपको बहुत शिकायत रहती थी ना कि मैं आपको समय नहीं दे पाता, अब तो आपका हुक्म चलेगा और बंदा हाजिर। कमल प्रसाद जी को अपने ऑफिस में भी ढेर सारे गिफ्ट और बुके दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी सारे काम ईमानदारी से किए थे। आज उनका रिटायरमेंट के बाद पहला दिन था घर पर। अर्चना जी भी यही चाहती थी कि वह अपना सारा वक्त उनके साथ बिताए। इतने साल साथ होने के बाद भी उन्होंने कभी
अपने लिए वक्त निकालकर कभी दूसरों के साथ नहीं बिताया। घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते उम्र के इस पड़ाव पर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। एक दूसरे के लिए समय ही नहीं था। हमेशा यही कहते आए कि एक बार जिम्मेदारियां कम हो जाए फिर बाद में जिएंगे जिंदगी अपनी मर्जी से। अर्चना जी अपनी पूरी लगन और मेहनत से पूरे घर को संभालती। उधर कमल प्रसाद जी सरकारी नौकरी में कार्यरत होने की वजह से सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे। अर्चना जी भी जब घर के आसपास पार्क में अपने हम उम्र लोगों को टहलते हुए देखती तो मन ही मन यही विचार करती कि जब कमल प्रसाद जी का भी रिटायरमेंट हो जाएगा फिर वह भी रोज सुबह अपनी पड़ोसन शर्मा जी के साथ पार्क जाया करेंगी। उधर शर्मा जी का भी यही ख्याल था कि बस रिटायरमेंट होते ही जिंदगी खुलकर जिएंगे, जो जब जहाँ जैसा करना चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे, कोई समय की पाबंदी नहीं होगी। फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन क्लब में दोपहर का समय बिताना हो या कहीं घूमने जाना हो। घर के एक एक चीज उन्होंने अपने हाथों से सजाई थी। कितने चाव से उन्होंने यह आलीशान घर बनवाया था। पहले से ही पोती पोता के लिए अलग अलग कमरे विथ बाथरूम अटैच, अपने पति पत्नी का एक बड़ा सा हॉल, ताकि सभी पोता पोती उनके साथ सोए और मस्ती करे। अर्चना जी कहती कि क्या होगा इतने बड़े घर आंगन का, तो कमल प्रसाद जी कहते, अर्चना जी आप सुबह सुबह आंगन के बीच में लगी अपनी आराम कुर्सी में बैठ जाया करना, फिर धीरे धीरे आपके बेटा पोता पोती बहू अपने अपने कमरों से निकलकर आया करेंगे और आपको घेर कर बैठ जाया करेंगे। कोई आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, कोई आपके पास नीचे बैठकर आपकी गोदी में सिर रख दिया करेगा। कितना गौरव महसूस करेंगे आप उस पल को। तब आपको इतने बड़े घर के होने का महत्व पता चलेगा। तो अर्चना जी कमल प्रसाद जी की बातें सुनकर मुस्कुरा देती बस। लेकिन कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त बीतता जरूर है, लेकिन खर्च उसमें हम लोग होते हैं। इसी तरह वक्त बीतता गया। तभी कुछ दिनों बाद नमन को अमेरिका की एक कंपनी से नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आया और जल्दी ही ज्वाइनिंग भी करना था। जब अर्चना जी और कमल प्रसाद जी को उसने बताया कि माँ पापा मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, अर्चना जी की तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। बहुत समझाया कि बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी, और अपने देश में भी तो एक से एक बड़ी कंपनी है। पर नमन उनकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं था। अर्चना जी तो अपने बेटे के प्यार में इतनी ज़्यादा अंधी थी कि यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह उसके साथ चलने के लिए भी राजी हो गई। बेटा मुझे भी अपने साथ ले चल, नहीं तो मैं तो तेरे बिना जीते जी ही मर जाऊंगी। माँ कैसी बातें करती हो, पहले मुझे तो वहाँ जाकर सेटल होने दो। फिर अर्चना जी बोली, मैं तुझे इस तरह नहीं जाने दूंगी। तब नमन चिल्लाता हुआ बोला, माँ मैं अभी कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, मेरे लिए अभी कई रास्ते खुले हैं। तुम मेरे तरक्की के रास्ते बंद मत करो। विदेश की चकाचौंध के आगे एक माँ का प्यार और गुहार आखिरकार हार मान गई। और जब बेटा अपनी जिद पर अड़ा रहा तो कमल प्रसाद जी ने ही उसे जाने की इजाज़त दे दी। और फिर 15 दिन के अंदर ही नमन अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गया, माता पिता को यह आश्वासन देकर कि वह रोज आपसे बात किया करेगा और कुछ ही समय में आप दोनों को भी अपने साथ ले जाएगा। कमल प्रसाद जी ने अर्चना जी के मन को समझाया कि अर्चना जी हमें अपने बच्चे की तरक्की के आगे नहीं आना चाहिए, उसे उसकी मन की करने देना चाहिए। और उन्होंने भी उसको खुशी खुशी विदा कर दिया। अमेरिका पहुंचकर शुरू में दिन में 2 से 3 बार माँ को वीडियो कॉल कर बात किया करता था, पर धीरे धीरे करके एक हफ्ते बाद उसकी कॉल आने लगी। जब भी अर्चना जी गुस्सा करती तो तू मुझे फ़ोन क्यों नहीं करता, तब उसका जवाब मिलता, माँ मेरी नई नई नौकरी है, यहाँ काम बहुत है, सिर्फ तुम्हें ही फ़ोन नहीं कर सकता, जैसे समय मिलता है तुरंत फ़ोन करता हूँ। और फिर फ़ोन करने की अवधि महीने में बदल गई और
अगर अर्चना जी बेटे को फोन कर दिया करती तो वह काट देता या सही से बात नहीं करता। फिर एक दिन अचानक अर्चना जी को वीडियो कॉल पर उसने अपनी पत्नी जूही से मिलवाया। माँ, ये जूही है, मेरे साथ ही यहाँ काम करती है। हम दोनों ने आज ही कोर्ट मैरिज कर ली है। यह सब सुनकर तो अर्चना जी की ऐसी हालत हो गई मानो काटो तो खून नहीं, एकदम अपने सारे अरमान बिखरते हुए नजर आए। अपने इकलौते बेटे की शादी के क्या क्या सपने नहीं संजोए थे उन्होंने। बस बच्चों को खुश रहो का आशीर्वाद देकर बुझे मन से अर्चना जी ने फोन काट दिया। कमल प्रसाद जी के लाख समझाने के बाद भी पूरे दिन अपने कमरे में ही बंद आंसू बहाती रही। न कुछ खाया न कुछ पिया। वक्त बीतता गया और दोनों दंपत्ति अब बूढ़े हो चले थे। बेटा एक बार विदेश क्या गया, दोबारा पलटकर अपने माता पिता से मिलने आया ही नहीं। पोता पोती से भरे आंगन में उनके साथ मौज मस्ती करने का सपना उनका बस सपना ही बनकर रह गया। इतना बड़ा घर आज उन दोनों को काटने को दौड़ता। जब भी कभी कमल प्रसाद जी बेटे से कहते कि अब तुम लोग लौट आओ, अब हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है, तो जवाब मिलता, क्या रखा है वहाँ। उस समय ये बच्चे भूल जाते हैं कि यहीं से पढ़ लिख कर आज इस मुकाम पर हैं। इतना बड़ा मकान बनाकर परिवार की एकाएक सपना संजोए कमल प्रसाद जी का एक दिन स्वर्गवास हो गया और अर्चना जी के अलावा कोई भी शामिल होने उनकी अंतिम क्रिया में नहीं आया। कमल प्रसाद जी के जाने के बाद अर्चना जी उनकी तस्वीर के पास अकेले बैठे बैठे रोती रही और अपने आप को तसल्ली देती रही कि आज वो अकेली है तो क्या हुआ, देखना एक दिन इस आंगन में हमारे पोता पोती इस बीच आंगन में मुझ बुढ़िया को घेर कर बैठा करेंगे। कमल प्रसाद जी ने जो लड़की अर्चना जी के लिए साफ सफाई बर्तन के लिए रखी हुई थी उसने बहुत समझाया। माँ जी, यूं जी छोटा नहीं करते, जो होना था सो हो गया, अब आप अपने बारे में सोचिए। इस तरह घुट घुट कर जीने से क्या मिलने वाला है आपको। अर्चना जी को भी उसकी बात समझ आई। तुरंत ही उन्होंने अपनी डायरी से अपनी सहेली का नंबर निकाला और उसको फ़ोन लगाया, जो एक वृद्धाश्रम चलाती है। उसके फ़ोन उठाते ही अर्चना जी ने उसे तुरंत पूछ लिया, क्या मैं तेरे आश्रम में रह सकती हूँ। अर्चना जी की बातें सुनकर उनकी सहेली ने कहा, देर किस बात की, तेरे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। दूसरे ही दिन अर्चना जी अपना सारा सामान लेकर उस वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गई। वहाँ पर अपने हम उम्र के लोगों से मिलने जुलने से वह दोबारा से स्वस्थ होने लगी और खुश रहने लगी थी। ऐसे ही करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन जब वह वृद्धाश्रम में कुछ काम कर रही थी तभी उन्हें किसी ने माँ कहकर पुकारा। पीछे पलटकर देखा तो नमन था। बेटे को सामने देखकर अर्चना जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए, लेकिन दूसरे ही पल खुद को मजबूत करते हुए बोली, कौन है आप और आपको क्या चाहिए। नमन नम आंखों से बोला, माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। अर्चना जी भी कड़े स्वर में तुरंत बोली, नहीं। तब नमन अर्चना जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ, आपकी नाराजगी जायज़ है, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, मैं अब घर वापस आ गया हूँ। आखिर यही चाहती थी ना आप कि मैं आपके साथ रहूँ। वहाँ अमेरिका में आईटी सेक्टर में बहुत क्राइसिस है माँ, मेरी नौकरी चली गई और अभी भारतीयों को वहाँ नौकरी भी नहीं मिल रही है। अर्चना जी ने कहा, पर अब क्या लेने आए हो मुझसे। पहले ही इस अभागिन माँ को बेसहारा करके तुम्हें चैन नहीं मिला। मेरे पास अब तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। इतने में पास खड़ी बहू जूही दमकते हुए बोली, माँ जी, झूठ मत बोलिए। बाबूजी आपके बैंक में इतनी मोटी रकम छोड़कर गए थे और इतना आलीशान घर, वह भी तो सब हमारा ही है ना। और फिर बाबूजी ने हमारे लिए ही तो बनवाया था कि उनके पोता पोती वहाँ खेलेंगे। उसका क्या, अब आप अचार डालेंगी इस उम्र में। वह सब हमें चाहिए, उस सब पर हमारा अधिकार है। अर्चना जी को समझते देर न लगी कि आखिर बेटा
उनके सामने इतनी देर से आंसू क्यों बहा रहा था? आज भी वह अपने लालच की वजह से ही आया है। अर्चना जी भी बहू की बात का कड़क लहजे में जवाब देती हुई बोली, नहीं दूंगी तुम लोगों को मैं वह पैसे और घर। अर्चना जी का ऐसा कठोर जवाब सुनकर उनकी बहू गुस्से में उनको मारने के लिए उनके ऊपर हाथ उठाकर दंदनाते हुए आई तो वृद्धाश्रम की मैनेजर महिमा जी ने उसका हाथ वहीं थाम लिया और खींचकर 2 तमाचे अर्चना जी की बहू के गाल पर जड़ दिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे वृद्धाश्रम में आकर हमारे ही परिवार के सदस्य पर उंगली उठाने की? बेटा भी अब अपना नाटक छोड़कर रौद्र रूप में आकर बोला, आपको इससे क्या लेना देना? यह बुढ़िया मेरी माँ है और हमारा जो जी चाहेगा हम वही करेंगे इसके साथ। पैसे और मकान तो हम इससे लेकर ही रहेंगे। तभी एक चटाक की आवाज से नमन अर्चना जी के पैरों में जा गिरा। बस यही औकात है तुम्हारी? ये अब तुम्हारी माँ नहीं बल्कि हमारे इस परिवार का हिस्सा है और अगर दोबारा अर्चना जी की तरफ उंगली उठाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम। गुस्से में महिमा जी दहकते हुए बोली, निकलो अब यहाँ से, वरना एक माँ के साथ अत्याचार करने के जुर्म में मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर अर्चना जी के बेटे बहू वहाँ से 9-2-11 हो गए। अपने बेटे बहू का ऐसा रूप देखकर अर्चना जी वही जमीन पर धम्म से बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी अपनी किस्मत पर। तो महिमा जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और उनका ढाढ़स बंधाया। बाद में अर्चना जी ने अपना मकान एक ट्रस्ट को दे दिया और जो भी सेविंग थी वह उन्होंने वृद्धाश्रम में दान करके खुशी खुशी वृद्धाश्रम में ही रहने लगी। जूही ने देखा अब तो नमन के पास कुछ भी नहीं है तो वह उसे छोड़कर वापस अपने मम्मी पापा के पास अमेरिका चली गई और नमन की जॉब छूट जाने की वजह से यहाँ से वहाँ दर दर की ठोकरें खाने लगा। वह पढ़ा लिखा तो इतना था कि उसे आसानी से नौकरी मिल सकती थी, लेकिन कहते हैं ना, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो वह कहाँ सुख चैन से रह सकता है। बस यही किस्सा हुआ था नमन के साथ भी, इसलिए शायद उसे भी कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। उसे वह हर पल याद आता जब उसके माँ बाप उसकी हर जिद पूरा किया करते थे और वह उनके साथ कितनी बदतमीजी से पेश आता था। नमन को अब तो न दिन में सुख मिलता और न रात में चैन मिलता था। उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर हो रही थी, लेकिन उसको सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। तो दोस्तों, खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनके माँ बाप इतने प्यार करने वाले मिलते हैं, इसलिए उनकी कद्र करना सीखो। माँ बाप ही ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं, क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन हर मुसीबत के समय में माँ बाप ही हमारे साथ खड़े होते हैं। यही हमारे भगवान हैं, यही समझना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, अर्चना जी का व्यवहार अपने बेटे बहू के साथ गलत था या सही? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।